प्राचीन भारतीय इतिहास में शुंग वंश का जिक्र आते ही न एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या ये शासक बौद्ध धर्म के दुश्मन थे या फिर कला और संस्कृति के सबसे बड़े संरक्षकों में से एक? तो आज चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं सबूतों के साथ। और शुंग वंश की कहानी की शुरुआत आप यकीन नहीं करेंगे, एक भरी सभा में हुई हत्या से होती है। साल था करीब करीब 185 ईसा पूर्व। मौर्य सेना का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग और उसने सबके सामने आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मार डाला। सोचिए, ये सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये एक पूरे साम्राज्य के अंत का ऐलान था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस हत्या के बाद हुआ क्या? क्या पुष्यमित्र के आने से वैदिक परंपराओं की वापसी हुई या फिर ये बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए एक बुरे सपने की शुरुआत थी? चलिए इसी बहस के दोनों पहलुओं को करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन इल्जामों की, उन संगीन आरोपों की जो शुंग वंश और उसके संस्थापक पुष्यमित्र पर लगते आए हैं। अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये जो उत्पीड़न का पूरा नैरेटिव है ना, वो असल में एक ही सोर्स से आता है। एक बहुत ही अहम बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। करीब करीब सारी कहानी इसी एक किताब पर टिकी हुई है। और ये कोई हल्का फुल्का आरोप नहीं है। दिव्यावदान में तो साफ साफ लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध मठों को तुड़वा दिया और भिक्षुओं पर जुल्म ढाए। ये एक बहुत बहुत संगीन इल्जाम है जो शुंग काल की एक बेहद डरावनी तस्वीर बनाता है। अच्छा, इन आरोपों को हवा कहाँ से मिलती है? इस बात से कि पुष्यमित्र एक ब्राह्मण था और उसने वैदिक रिवाजों को फिर से जिंदा किया। उसने अपनी बादशाहत का ऐलान करने के लिए अश्वमेध यज्ञ तक करवाया। अब ये मौर्यों के बौद्ध समर्थक नीतियों से बिल्कुल उल्टा था, तो लोगों को एक वजह मिल गई शक करने की। मगर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। जब हम किताबों से नजर हटाकर जमीन में दबे सबूतों को देखते हैं, मतलब आर्कियोलॉजी की तरफ, तो मामला एकदम पलट जाता है। यहां पर एक सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्शन है। सोचिए, एक तरफ तो बौद्ध ग्रंथ कह रहे हैं कि हमारे पवित्र स्थल तोड़े जा रहे थे, और दूसरी तरफ जमीन से निकले सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि अरे भाई, ठीक उसी शुंग काल में सांची और भरूत जैसे बड़े बड़े बौद्ध स्तूपों में तो जबरदस्त काम चल रहा था, उन्हें और भी सुंदर बनाया जा रहा था। तो सवाल तो यही उठता है ना कि अगर शुंग राजा वाकई बौद्धों पर जुल्म कर रहे थे, तो फिर इतनी शानदार बौद्ध कला फल-फूल कैसे रही थी? ये एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली है जिसने न जाने कितने इतिहासकारों का सिर घुमाया है। रुकिए, सबूत अभी खत्म नहीं हुए हैं। टॉलरेंस यानी सहिष्णुता का एक और बड़ा सबूत मिलता है, और वो भी एक ऐसी जगह से जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से। और ये कहानी है मशहूर हिलियोडोरस स्तंभ की। जरा सीन इमेजिन कीजिए। शुंग राजा हैं भागभद्र। उनके दरबार में एक ग्रीक एम्बेसडर आता है, हेलियोडोरस। वो यहां आकर भारतीय कल्चर से इतना प्रभावित होता है कि वासुदेव यानी भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है, और इसी घटना की याद में वो एक स्तंभ बनवाता है। अब बताइए, एक शुंग राजा के राज में ऐसा होना, क्या ये धार्मिक आजादी का सबसे बड़ा सबूत नहीं है? तो अब हमारे पास दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ किताब में लिखा एक संगीन इल्जाम, दूसरी तरफ पत्थर पर उकेरी गई कला और डिप्लोमेसी के पक्के सबूत। तो फिर आज के इतिहासकार इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं? देखते हैं कि मॉडर्न कंसेंसस यानी आम राय क्या कहती है। हिस्टोरियंस जो हैं वो शुंग काल को ब्राह्मणिकल रिवाइवल का दौर कहते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि बाकी धर्मों को खत्म किया जा रहा था, नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये था कि मौर्य काल में जहां बौद्ध धर्म को ज्यादा तवज्जो मिलती थी, अब राजकाज में वैदिक परंपराओं को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। ये प्रायोरिटी का शिफ्ट था, किसी पर अत्याचार करने की पॉलिसी नहीं। तो कुल मिलाकर आज की समझ ये बनती है, दिव्यावदान में जो लिखा है वो शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है। ये सच है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म को जो रॉयल पेट्रनेज यानी शाही मदद मिलती थी वो बंद कर दी और वैदिक यज्ञों को बढ़ावा दिया। पर इसका मतलब ये कतई नहीं था कि बौद्ध धर्म को कुचला गया। उल्टा आम लोगों के सपोर्ट से वो फलता फूलता रहा, जिसका सबूत सांची और भरहुत की कला है। तो ये दमन की नहीं बल्कि कोएग्जिस्टेंस यानी साथ साथ चलने की कहानी लगती है। चलिए अब इस धार्मिक बहस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शुंग वंश का भारतीय इतिहास में योगदान सिर्फ इतना ही नहीं था। उनकी पूरी लेगेसी, उनकी पूरी विरासत को देखना भी जरूरी है। तो देखिए, इस वंश की नींव रखी पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में। फिर उनके बेटे अग्निमित्र आए, जिनका जिक्र तो महाकवि कालिदास के नाटक में भी है। आगे चलकर राजा भागभद्र हुए,
जिनके दरबार में ही ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस आया था। और फिर 73 ईसा पूर्व में आखिरी राजा देवभूति की हत्या के साथ इस वंश का अंत हो गया। तो फिर शुंगों का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा? सबसे बड़ी बात, उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बिखरने के बाद नॉर्थ इंडिया में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता कायम की। ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने इंडो ग्रीक हमलों से देश को बचाया। उनके दौर में आर्ट का स्टाइल बदला, वो अब शाही महलों से निकलकर आम लोगों तक पहुंची। और हाँ, इसी दौर में पतंजलि का महाभाष्य जैसा महान ग्रंथ भी लिखा गया। तो ये वाकई एक ट्रांजिशन का, एक बदलाव का दौर था। तो आखिर में शुंग वंश की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि इतिहास कभी भी सीधा साधा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। तो क्या शुंग एक हिंसक रिएक्शन थे, या फिर एक कल्चरल ब्रिज, एक ऐसा पुल जिसने अलग अलग परंपराओं को जोड़े रखा, या शायद दोनों ही थे? सच्चाई शायद कहीं बीच में है, जो हमें उस दौर की एक बहुत ही दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स तस्वीर दिखाती है।